हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे प्रकार से चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं हिंदी अनिवार्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट हम एमसीक्यू प्लस हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको इस क्लास को पूरा वॉच करना है और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस प्रकार है कि क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा कौन सी भाषा है? ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या पंजाबी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? वो हो जाएगा सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है। वो कौन सी भाषा है? वो हो जाएगी संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत है। वो सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है और सभी भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी है, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? संस्कृत से हुई। लेकिन अपभ्रंश, यहाँ पर अगर अपभ्रंश लिखा होता है तो आपको अपभ्रंश भी आपको याद रखना है। अपभ्रंश से भी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। और हिंदी है किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में अंग्रेजी लिखी जाती है। पंजाबी है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, यह भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो ये रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि ताजमहल की सुंदरता का क्या कहना? वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? ऑप्शन है लक्षणा, अभिधा, व्यंजना या शब्द कलश। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कि ताजमहल की सुंदरता का क्या कहना है। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? वो हो जाएगी लक्षणा शब्द शक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक्षणा। ठीक है। और अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, ये तीनों क्या है? शब्द शक्ति है। यानी शब्द का अर्थ बताने वाली एक शक्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। बात कर लेते हैं अभिधा की। तो अभिधा क्या है? जहाँ पर सीधा सीधा हमको समझ में आ जाता है, सीधा सीधा समझ में आ जाता है, वो क्या होती है? अभिधा होती है। व्यंजना में क्या होता है? कोई व्यंग्य होता है, किसी पर व्यंग्य किया हो, या फिर मुहावरा होता है, मुहावरा भी आता है। और या फिर हम लोकोक्ति, लोकोक्ति भी किसमें आती है? वो आती है व्यंजना में। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि जहां जहां एक शब्द बार बार आए या आवर्ती हो, प्रत्येक बार भिन्न भिन्न अर्थ निकले, वह अलंकार कौन सा होता है? ऑप्शन है अनुप्रास, उपमा, रूपक या यमक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? वो हो जाएगा जहां एक शब्द बार बार आए तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जहां वर्ण की आवृत्ति हो, वर्ण बार बार आए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है। उपमा में क्या होता है? उपमा में होता है कि सा, सी, से या सम, ये चारों शब्द जहां पर भी आपको वाक्य में नजर आ जाए, आपको एक नैनो सेकंड में क्या आंसर कर मार देना है? उपमा अलंकार मार देना है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है। रूपक में क्या होता है कि रूपक में जहां पर डैश नहीं आए, डैश नहीं आए, यानी जहां पर सा, सी, सम सरिस के साथ डैश नहीं आए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। ये भी मान आपको राइट आंसर मानना है। ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन इस प्रकार है। जहां पर कारण नहीं होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक, दृष्टांत, विभावना या अतिशयोक्ति। इसका जो राइट आंसर है वो क्या आने वाला है? वो हो जाएगा विभावना अलंकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर क्या होता है? जहां पर कारण नहीं होने पर भी काम का होता है तो वो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। बात कर लेते हैं दृष्टांत की। जहां पर उदाहरण किसी बात को समझाने के लिए उदाहरण दिया जाता है, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है? बातों को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, तो वहां पर क्या होगा? बातों को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी एक एक दो दो नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है। टीवी समाचार में नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज किसे कहते हैं? आपके सामने इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है कि किसी खबर का वॉइस ओवर
किसी खबर का वॉइस ओवर किसी खबर का वॉइस ओवर लिखते हुए उसमें शॉर्ट्स के मुताबिक ध्वनियों के लिए गुंजाइश छोड़ दी जाती है। टीवी में ऐसी ध्वनियों को नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज कहते हैं। आपको इसी प्रकार आंसर लिखना है। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो होता है कि कभी भी अपने जैसा हार्ड मास का मनुष्य हो सकता है, आनंदा को इसका भान कैसे हुआ था? तो आपको उत्तर इस प्रकार लिखना है। मराठी मास्टर सोन लेकर स्वयं कविता करते, लेखक उनके घर जाता रहता था। वे कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण लेखक को बताया करते थे। इस कारण यह कवि लोग लेखक को आदमी ही लगने लगे थे। इसलिए लेखक को यह विश्वास हुआ कि क्या विश्वास हुआ कि कभी भी अपने जैसा ही एक हार्ड मास का क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। लेखक को भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। इस प्रकार वो कविता करने में उसका मन लगने लगा और वो स्कूल भी जाने लगा टाइम से। ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है कि यशोधर बाबू के लिए भूषण उन्नी ड्रेसिंग गाउन क्यों लेकर आया था? तो उत्तर हम किस प्रकार लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे कि यशोधर बाबू के लिए उनका बेटा भूषण सिल्वर वेडिंग पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार स्वरूप इसलिए लाया कि मतलब क्या होता है कि जो यशोधर बाबू है वो सुबह सुबह दूध लाने जाते थे तो सर्दी पड़ती थी। अब उसका बेटा क्या करता, वो तो सोता रहता था। यशोधर बाबू को खुद ही दूध लाना पड़ता था। तो फिर क्या होता है कि जब सिल्वर वेडिंग होती है यशोधर बाबू की, तो उसका बेटा है उसके लिए ऊनी गाउन लेकर आता है, क्योंकि वो दूध लाने जाते तो वो फटा हुआ पहन कर जाते थे, इसलिए नया ऊनी गाउन लेकर आता है, लेकिन खुद बेटा दूध लाने नहीं जाता। इस प्रकार यशोधर बाबू बहुत दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो उत्तर आपको किस प्रकार लिखना है? इसलिए लाया कि वे रोजाना सवेरे दूध लेने जाते हैं तो वे फटा हुआ पुल ओवर पहनकर जाते हैं, तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता है, अतः वे उन्हीं ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लेने जाया करें। इसलिए यशोधर बाबू का बेटा है सिल्वर वेडिंग पर क्या लेकर आया था? उन्हीं गाउन लेकर आया था। ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि कैमरे में बंद पाइज कविता का मूल भाव लिखिए। तो हमको कैसे लिखना है कैमरे में बंद पाइज कविता का मूल भाव? वो आप देख लीजिए। इस कविता में कवि ने करुणा और सहानुभूति जगाने के उद्देश्य से प्रसारित मीडिया के कार्यक्रमों में निहित क्रूरता तथा शोषण को व्यक्त किया है। मीडिया माध्यम की ऐसी व्यावसायिकता एवं संवेदनहीनता पर आक्षेप भी किया है। लेकिन इसमें क्या कहा गया, मतलब कैमरे में बंद अपाइज में एक कैमरे वाला होता है, वो क्या करता है, वो एक अपाइज व्यक्ति को बुलाता है अपने स्टूडियो पर, यानी जो मीडिया वाले होते हैं, और उससे मतलब बहुत बुरे बुरे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको अपाइजपन होने का दुख होता है क्या? अब वो क्या मीडिया वाला कितना क्रूर होता है, उस व्यक्ति को जिसका अपना हाथ पैर कोई भी अपाइज है, वो अपना दुख दर्द उसको बता रहा है और वो उसका मजाक उड़ा रहा है। इस प्रकार वो जो मीडिया वाला होता है वो अपने कार्यक्रम जो अपना प्रोग्राम है उसको सक्सेस बनाने के लिए, लोगों को भावुक करने के लिए उसे बहुत बुरे बुरे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इस पार्ट में यही बताया गया है। ठीक है, ओके। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है भक्तिन। भक्तिन आपने चैप्टर पढ़ा होगा। भक्तिन के किन दुर्गुणों के बारे में लेखिका ने अध्याय में बताया है? लेखिका ने भक्तिन के दुर्गुणों के बारे में बताया है कि भक्तिन सत्यवादी हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी नहीं थी। वे लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे रुपए मटकी में छुपा कर रख देती थी। वे सभी बातों और कामों को अपनी सुविधा अनुसार ढाल लेती थी और स्वयं रंज मात्र भी न बदलकर शास्त्रीय बातों की व्याख्या अपने अनुसार ही करती थी। ठीक है, और अपनी क्लास हो गई कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को क्लास को शेयर भी कीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।